everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for IAS. Welcome to another video of your current affairs where we discuss newspaper, English newspaper that is the Indian Express. और आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूज़पेपर ऑफ 1st of July और इसमें बहुत ज़्यादा तो इस बार हैवी न्यूज़पेपर नहीं था, लेकिन फिर भी जितने भी न्यूज़ आपके क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस इंपॉर्टेंट है तो मैं लेकर आई हूँ। और सबसे पहले मेरी शायद आपको अजीब लग रहा होगा कि न्यूज़पेपर की पिक तो मैम नहीं दिखा रहे हैं। यस, दिस इज अगेन रिलेटिंग टू योर न्यूज। पहले छोटा सा एक एपिसोड के साथ इसको स्टार्ट करना चाहती हूँ बिकॉज रिसेंटली आई विजिटेड दुबई और दुबई में वहाँ का उनका एक साइंस म्यूजियम है जिसको मैंने विजिट किया। उसकी वीडियोस तो हैं बट मेरे पास सिर्फ एक ही पिक थी जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। और ये जब म्यूजियम, इट्स अ ब्यूटीफुल म्यूजियम, बहुत अच्छा है और वो 2070 तक का आपको बता रहे हैं कि कैसा जो है वो एटलीस्ट दुबई होने वाला है। और जब वो मैं एक्सपीरियंस कर रही थी और अच्छा लग रहा था, लेकिन बाहर आने के बाद एक बार मन में थॉट आया कि शायद ये सब फेक कर रहे हैं कि हम 2070 तक ऐसा कर देंगे, हमारे पास फ्लाइंग व्हीकल्स होंगे और ये सब वो दिखा रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने इसका प्रोटोटाइप भी वहाँ पे शो किया हुआ था तो अच्छा बहुत लगा। लेकिन बाहर आने के बाद एज यूजुअल जैसे ह्यूमन नेचर होती है तो एक क्वेश्चन मार्क था मन में कि मे बी ये ऐसे ही फेक कर रहे हैं, ऐसा तो कैसे हो सकता है। जो कि आज मैंने जब न्यूज़पेपर मतलब कल का न्यूज़पेपर जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने इसे खोला, सबसे पहले आपकी फर्स्ट पेज पर ही एक न्यूज़ थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और अभी वो न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और जिसको देख के मुझे लगा कि वाह, मुझे आंसर मिल गया है अपने खुद के ही क्वेश्चन मार्क का। तो चलो वहां से अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज ये न्यूज़पेपर में सबसे पहले न्यूज मुझे नजर आई है दैट इज रिगार्डिंग दुबई's कंडक्ट ऑफ फर्स्ट टेस्ट ऑफ फ्लाइट ऑफ एरियल व्हीकल्स। तो दैट मींस जो वहां पे वो शोकेस कर रहे हैं वो वाकई दे आर प्लानिंग फॉर इट और उसमें कोई भी फेकिंग नहीं है। एंड दुबई हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ एन एरियल टैक्सी, a fully electrical vehicle take off and landing, that is eVolt, that is electric vertical take off and landing, इसको बोलते हैं eVolt aircraft, marking a major step in its efforts to introduce sustainable and next generation urban transport। अभी ही उनकी अर्बन ट्रांसपोर्ट ऐसी है जो रोड्स है वो लगी नहीं रहा कि वो मतलब हमारे इंडियंस के लिए तो रोड्स की कंसेप्ट ऐसी हो ही नहीं सकती है। जैसे वो कहते हैं ना कि देसी भाषा में कि शीशे की जो है वो वहां पे सड़कें हैं तो एग्जैक्टली वो शीशे जैसी ही लगती हैं और मतलब यू हैव नो वर्ड्स। और एक लेवल पे जाके वहां पे लगता है कि हम अपने देश को ऐसा क्यों नहीं बना सकते। ये क्वेश्चन हर एक इंडियन के दिमाग में मेरे हिसाब से आता ही है। और मेरी जो मन में क्वेरी थी वो इस न्यूज ने खत्म कर दी है। यस, दे हैव स्टार्टेड दिस। इसका टेस्ट जो है, टेस्ट फ्लाइट उन्होंने 2025 में ही कंडक्ट कर ली है और 2070 तक का वो उस म्यूजियम में हमें दिखा रहे हैं। दैट मींस जो 2070 का हमें साइंस म्यूजियम में दिखा रही है दैट्स गोइंग टू बी द रियलिटी फॉर श्योर, राइट। सो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्वेश्चन बनते हैं, यस बनते हैं, eVolt क्या होता है, कहाँ पे ऐसे ये एयरक्राफ्ट की जो है टेस्ट फ्लाइट हुई, दुबई में हुई। और डेफिनेटली ये पीसीएस प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो इसमें उनके शेख हमदन बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम क्राउन प्रिंस जो है वो और चेयरमैन है उनके, उन्होंने ये अचीवमेंट को रिफ्लेक्ट किया कि सिटी कमिटमेंट है टू प्लेसिंग यूएई एट द फोरफ्रंट। तो इसमें और ज्यादा मतलब यूएई के बारे में फोरफ्रंट में लाना डेफिनेटली ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस तरह की चीजें वर्ल्ड में हो रही हैं, ये हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो हमें देखना है वो इसकी रेंज को देखना है। द एयरक्राफ्ट हैज अ रेंज ऑफ अप टू 160 किलोमीटर एंड अ टॉप स्पीड ऑफ 320 किलोमीटर पर आवर विद फ्लाइट सच एज दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू पाम जुमेरा एक्सपेक्टेड टू टेक जस्ट 12 मिनट्स, जहाँ पे 45 मिनट्स लगते हैं बाय कार। उनकी रोड्स पे, हमारे यहाँ पे तो 3 घंटे लगेंगे, उनकी रोड्स पे 45 मिनट्स लगते हैं, लेकिन अभी वो उसको कन्वर्ट करेंगे इन 12 मिनट्स ओनली। एंड द फर्स्ट कमर्शियल एयर टैक्सी फ्लाइट्स आर शेड्यूल्ड फॉर 2026
2026 तक ये अपनी प्रॉपर फ्लाइट्स जो है वो स्टार्ट कर देंगे। दिस इज द न्यूज एंड फॉर दिस लाइक व्हाट आई एम शेयरिंग यू पीपल कि मेरा एक्सपीरियंस मैंने खुद वहां पे आंखों से जो देखकर वहां पे किया, और आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली वो प्लेस को विजिट कर चुके हैं एंड दिस इज रियली ट्रू। और ये न्यूज इस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और एग्जाम में तो क्वेश्चन हमें पूछा ही जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज जो है वो अगेन थोड़ा सा इंटरनेशनल सिनेरियो से लेकर आई हूं मैं, बिकॉज यही न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। और इसके अंदर देखने में हमें लग रहा है कि न्यूयॉर्क की मेयर की इलेक्शन की बात चल रही है यूएस के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर। पर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कुछ टर्म इनडायरेक्टली न्यूज में आ गई हैं जो कि आपको मेंस में आपसे क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं। नाउ जोहरान ममदानी is a democratic socialist whose unlikely victory in the Democratic Party primary for mayor in New York has triggered a fresh red scare for some of US. So वैसे भी ये जोहरान ममदानी जो है बहुत ज्यादा न्यूज में है बिकॉज इनकी बैकग्राउंड जो है वो इंडियन है और बहुत ही पॉपुलर हमारे फिगर्स हैं जिनके आगे ये बच्चे हैं। और ये लेकिन एट द मोमेंट जिस वजह से न्यूज में है वो बिकॉज इनको लेके ट्रम्प ने भी बहुत बोला है और इनके ऊपर जो है वो इस बात का एक धब्बा लगाया जाता है कि ही इज मोर ऑफ अ सोशलिस्ट। तो टर्म सोशलिज्म, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये टर्म्स इस वजह से इनडायरेक्टली न्यूज में आ चुकी हैं और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे इसको स्टडी करना है। फिलहाल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ट्रम्प के अगेंस्ट है। तो ट्रम्प हैज कॉल्ड ममदानी 100% कम्युनिस्ट lunatic and a senior democratic have hesitated to endorse him। यूएस में ऑब्वियसली ये रिपब्लिकन तो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उनके हिसाब से ये लग रहा है उनका कि ये that he will push the business out of the city and settle New York whose GDP runs into trillion with excessive government control। because सोशलिज्म की ज्यादा बात करते हैं तो ये कंट्रोल और टैक्सेशन की वजह से कैपिटलिज्म को नुकसान पहुंचाएंगे। बट हमारे लिए कहां से शुरू होती है इंपॉर्टेंट बात? यहां से सोशलिज्म। सोशलिज्म पे हमारा ये वैसे भी इंडिया में भी टर्म ये इंपॉर्टेंट हो चुकी है, वो भी हम नेक्स्ट जो है अभी न्यूज में डिस्कस करने वाले हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये न्यूज में है। तो इस वजह से सोशलिज्म को अच्छे से तैयार कर लो आप फॉर योर मेंस। नाउ यूएस हैज लॉन्ग बीन द फ्लैग बीरर ऑफ कैपिटलिज्म। यूएस में शुरू से ही कैपिटलिज्म रहा। एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और ये जो है प्राइवेटली ओन्ड रहे हैं हमेशा से ही और and income are distributed through the market. Now there is overwhelming political consensus in US about the virtues of this system. लेकिन socialism refers to a diverse set of economic and political philosophies that have evolved as a reaction to capitalist system. Capitalist system की exploitation के खिलाफ एक नया system तैयार हुआ था that is known as socialism and at their heart is the rejection or critique of capitalists, a person who owns the means of production and hence control the production process। तो कुछ लोगों के हाथ में ही जब आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस आ जाता है तो इससे आपका मेजॉरिटी लोगों की एक्सप्लॉयटेशन होती है, ऐसा सोशलिज्म वाले मानते हैं। Now some socialists advocate state ownership, others want workers to own the means of production while competing in a market economy। तो कुछ सोशलिस्ट ही जो कहते हैं कि आपकी स्टेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए, लेकिन ऐसे भी सोशलिस्ट हैं जो ये बोलते हैं कि यस वर्कर्स के पास मींस ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए लेकिन मार्केट इकोनॉमी में वो compete करें एंड स्टिल अदर्स हैव इन फेवर ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप। लेकिन कुछ सोशलिज्म वाले ये भी कहते हैं कि नहीं, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज इज मस्ट। मदामी इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। लेकिन आज के टाइम पे जो ज्यादा सोशलिज्म हमारा एग्जिस्ट करता है वो कौन सा है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हमारे कंट्री में भी काफी हद तक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ही है। इस प्रोसेस बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो हम किसकी बात करते हैं इसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे हमने ध्यान देना है। कुछ ही हाथों के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए। विद इन अ मार्केट इकोनॉमी कॉल इट डेमोक्रेसी और कॉल इट अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। देयर मस्ट बी अ बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन का हम ध्यान रखें फॉर ऑल, बिकॉज सभी क्या है? भगवान के बच्चे हैं, सभी इक्वल है। एंड मदामी सेड इन अ रीसेंट इंटरव्यू, सो अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका DSA, कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम डिजाइन्ड बाय ओनिंग क्लास ऑफ to exploit the rest for their own profit। लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है ये एडवोकेट करता है डेमोक्रेसी that creates space for all to flourish
नॉट जस्ट टू सर्वाइव। सभी फ्लरिश करें, कुछ लोग ही क्यों फ्लरिश करें। सो पीपल टू कलेक्टिवली ओन द की इकोनॉमिक ड्राइवर्स एंड गारंटी ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर एंड अदर वेलफेयर इनिशिएटिव्स टू इंश्योर अ फ्रीयर एंड मोर जस्ट लाइफ। तो ये आपने ध्यान रखना है। और पीसीएस में तो आपको पता ही होगा कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो उसमें तो प्रीलिम्स पीसीएस में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेंस में तो डेफिनेटली आपका ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इट मे कम्स आउट ऑफ योर जीएस2 पेपर। और इसके अलावा इनफैक्ट यूपीएससी का भी ये क्वेश्चन है, यूपीएससी मेंस वाले भी इस क्वेश्चन को डेफिनेटली बहुत अच्छे से ध्यान करके जाए, राइट। नेक्स्ट आपका GS2 अगेन दैट इज इंडियन फॉरेन पॉलिसी, उसको लेके आपका एक क्वेश्चन फॉर श्योर आने वाला है। बिकॉज अभी हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो है वो 9-day विजिट और 5 नेशन ट्रिप जो है वो स्टार्ट हो गया है। लॉन्गेस्ट एवर विजिट ओवरसीज होगा और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंडियाज आउटरीच टू ग्लोबल साउथ। तो इस ग्लोबल साउथ में इस ट्रिप के अंदर वो जाने वाले हैं, कहां कहां पे वो जाएंगे, स्पेन, राइट, और देन योर अर्जेंटीना, देन घाना एंड देन ब्राजील विजिट करना है, और देन उसके बाद फिर नामीबिया। सो दीज आर योर मेनली 5 कंट्रीज जहां पे की पीएम की विजिट होने वाली है। और इस वजह से डेफिनेटली आपको इसके साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा इन योर पीसीएस मेंस एज वेल एज इन योर आईएएस मेंस। तो थोड़ा डाटा जो है वो पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा इसमें से जो भी चीजें निकालने वाली है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो घाना में दिस विल बी मोदीज फर्स्ट बायलैटरल विजिट। बायलैटरल विजिट ये पहली है वहां पे हमारे पीएम की, एंड द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्ट्रियल विजिट टू द कंट्री। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में ही। In 3 decades में जॉन महामा who was elected president in January in 2015 जो है visited India 2015 for India Africa Forum Summit। लेकिन उनके प्रेसिडेंट जो है वो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे विजिट कर चुके हैं 15 में। एंड घाना इज वन ऑफ द वेस्ट अफ्रीका's fastest growing economies। Its relationship with India is marked by robust and expanding trade है हमारे साथ and investment also। So India is the largest destination of Ghanaian export। उनका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हमारी तरफ होता है। And gold accounts for more than 70% of India's import from Ghana। तो गोल्ड सबसे ज्यादा हम घाना से इंपोर्ट करते हैं। Then PM will hold talks with President Mahama to review the bilateral partnership and discuss ways to enhance it through economic, energy, defense and development cooperation। इसको लेके जो है वो बातचीत होगी। और सेकेंड कंट्री की बात करें अगर हम, तो सेकेंड कंट्री दैट इज योर नाउ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। और इसके बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है इसको देखते हैं। नाउ 40 to 45% ऑफ इंडियन डायस्पोरा, जो हमारे इंडियन मूल के लोग हैं इन द कैरेबियंस, अगर हम कैरेबियन सी में देखें, लिव्स इन ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। सो बोथ प्राइम मिनिस्टर कमला प्रसाद विसारे एंड प्रेसिडेंट क्रिस्टियन कार्ला कांग्रेलो आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। और इनके हेड्स जो हैं वो ऑलरेडी इंडियन ओरिजिन के हैं, तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। सो दिस विल बी मोदीज फर्स्ट विजिट टू दिस प्लेस एज प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट बायलैटरल विजिट बाय एन इंडियन पीएम आफ्टर 1999। PM visited Guyana in November 2024 and his second visit to Caribbean in the 8 months indicate the importance of India that it accords to this particular region. So the visit will mark 180th year of the arrival of Indian immigrants to Trinidad and Tobago। 180 साल पहले हमारे लोग वहां पर जा चुके हैं। And the bilateral economic relationship has witnessed steady growth with total trade reaching to your $341.61 million in 2024-25। तो आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंट्रीज ये जो है वो रिसेंट एफर्ट टुवर्ड्स ग्लोबल एशिया, तो तब जो है वो आपको उसमें डाटा देना पड़ता है। और अगर आप ये करंट के साथ रिलेट करते हुए ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स वहां पे देते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स 3 से 4 नंबर तो और बढ़ ही जाने वाले हैं। बिकॉज जब कभी भी आप मेंस में क्वेश्चन लिखते हो तो आपको उसको प्रेजेंट टाइम के साथ रिलेट करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो नेक्स्ट इज योर अर्जेंटीना।
अर्जेंटीना में ना मोदी विल मीट जेवियर मिली, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स फेवरेट प्रेसिडेंट है इनफैक्ट वो, ड्यूरिंग द फर्स्ट बायलैटरल विजिट बाय एन इंडियन पीएम। ये 57 इयर्स में हमारी पहली विजिट है। एंड दे विल रिव्यू ऑनगोइंग कॉर्पोरेशन एंड डिस्कस वेज टू एनहांस डिफेंस, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ऑयल, गैस, एनर्जी, ये सारा कुछ। एंड द टू लीडर्स मेट अर्लियर, और उससे पहले ये G20 समिट रियो डी जेनेरियो 2024 में मिल चुके हैं। एंड इंडिया एंड अर्जेंटीना हैव सिग्निफिकेंटली एडवांस्ड बायलैटरल कॉर्पोरेशन इन द मिनरल रिसोर्सेज में, पर्टिकुलरली लिथियम को लेके हमने उनके साथ बात करनी है। एंड अ क्रिटिकल इनपुट फॉर इंडियाज ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन है। सो अर्जेंटीना इज अ मेजर सप्लायर ऑफ इवन सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल टू इंडिया। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस निकलेंगे यहाँ से। एंड इन 2024 इंडिया वाज अर्जेंटीनाज 5th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनरशिप एंड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। सो एग्जैक्टली करंट डाटा आपको इस न्यूज के थ्रू इजीली मिल रहा है। देन फर्दर देखें ब्राजील की तरफ, तो ब्राजील में मोदी विल मीट प्रेसिडेंट लुइस इनकियाकु लुला दा सिल्वा ड्यूरिंग द ब्रिक्स लीडर समिट जो है ऑलरेडी जो रियो डी जेनेरियो में हुआ, विच विल बी फॉलोड बाय स्टेट विजिट। नाउ ब्रिक्स द पीएम विल डिस्कस द रिफॉर्म्स कहां पे, ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस को लेके, पीस, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म, रिस्पांसिबल यूज ऑफ इनफैक्ट एआई, क्लाइमेट को लेके भी, एंड गुड हेल्थ एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। ही विल लाइकली टू हैव सेवरल बायलैटरल मीटिंग्स the sidelines, and for the state visit PM will travel to Brasilia where he will hold bilateral discussions with President Lula on the bordering of the strategic partnership in the areas पे हमें ध्यान देना है कौन कौन से होंगे, mutual interest, trade and defense, energy, space technology, agriculture, health. So Brazil is India's largest trading partner in South America. South America के अंदर देखें तो ब्राजील हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। Then Namibia. During his first visit to Namibia, that is third Indian Prime Minister visit to country है, Modi will meet President Netumbo Nandi-Ndaitwah and pay homage to the founding father of Namibia, Dr. Sam Nujoma, and address the country's parliament. तो ये prelims के questions में भी आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे। Now bilateral trade has grown from less than 3 million 2000 में 3 मिलियन से भी कम थी और 600 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है। This is your current data. एंड इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन माइनिंग को लेके, मैन्युफैक्चरिंग, डायमंड प्रोसेसिंग तो है ही, ये सब चीजें नामीबिया में हम करते हैं। एंड 8 इवन चीता फ्रॉम नामीबिया वर रिलीज्ड बाय पीएम एट कुनो नेशनल पार्क इन एमपी इन सितंबर 2022। तो 22 से ही हमारा काफी ज्यादा क्लोज रिलेशन चल रहा है नामीबिया में, राइट। तो द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन ऑफ मेजर कार्निवोर स्पीशीज जो है वो हमारी तरफ से ही इस तरह से हुआ है, ठीक है। तो ये एनिमल डिप्लोमेसी जो हमने करी थी उसके साथ हमारा अच्छा रिलेशन ऑलरेडी नामीबिया के साथ चल रहा है। सो फ्री फ्लोइंग आंसर आपके पास मिल रहा है, जिसमें आपको डेफिनेटली ये पूछा ही जा सकता है कि इंडिया में जो अभी फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह से जो है हम ग्लोबल साउथ की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, राइट। तो उसमें अपने आप ही आप इन कंट्रीज की जो डिस्कशन है वो कर सकते हो अपने आंसर में। नेक्स्ट न्यूज है बेटा, दिस इज अगेन रिलेटेड टू योर प्रियम्बल और वही सोशलिज्म सेकुलरिज्म, और ये टर्म्स हमारे कंट्री में भी आजकल जो है वो टॉक ऑफ द टाउन है। पॉलिटिकली कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या बोल रही है कि ये वर्ड्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, अपोजिशन क्या बोल रही है, दिस इज नन ऑफ अवर जॉब। हम पॉलिटिकल जो है वो व्यू पॉइंट्स पे नहीं जाते, बट इनडायरेक्टली जब कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी बात करती है और उसके ऊपर फर्दर डिस्कशंस होती हैं न्यूज़पेपर में, ऑब्वियसली उसके ऊपर जो है वो आर्टिकल्स मिलते हैं, तो वो टॉपिक, वो इशू, वो टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और वहीं से ही चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि यूपीएससी आपको क्वेश्चन भी पूछती है, और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उसको बेसिक्स के साथ रिलेट करते हुए एट द मोमेंट कंटेम्प्रेरी इशू क्या चल रहा है वो डिस्कस करना ही पड़ता है, चाहे वो आपसे पूछे या ना पूछे। कई बार विद रेफरेंस टू प्रेजेंट सिनेरियो भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी पूछा तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसकी बेसिक बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हुए एट द मोमेंट उसको लेके क्या बात चल रही है वो खुद से आप बताएं। तो कैसे बताएंगे? अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तभी बताएंगे, और न्यूज़पेपर पढ़ के उसको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं फैक्ट एंड फिगर्स को लर्न करेंगे तब। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, वो मैं काम आपके लिए कम कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ तो उसको ध्यान से सुनना और उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जॉट डाउन कर लेना अपने लिए कि अगर मेंस में क्वेश्चन आया तो मुझे ये चीजें वहां पे डालनी है। बस इतना सा काम आपको खुद को ही करना पड़ेगा। तो चलो बात शुरू करते हैं।
Now, अभी जो है 42nd अमेंडमेंट को लेके डिस्कशन चल रही है कि भाई ये सेकुलरिज्म वर्ड जो है और सोशलिज्म वर्ड है, इसकी जरूरत थी, अगर ये नहीं भी होते तो भी इंडिया ये सारे प्रिंसिपल्स को तो फॉलो ही करता है। तो देखते हैं, और इवन हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने ही आगे इस बात को बढ़ा दिया, दैट इज जगदीप धनखड़ ऑन सैटरडे कॉल्ड द इमरजेंसी इरा जो है वो एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन सोशलिस्ट एंड सेकुलर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रियम्बल इज sacrilege to the spirit of Sanatan, and leaders such as Union Minister they have also stated this। तो क्या हमें अपने पेपर में बात करनी है कि sacrilege of Sanatan and all है? नहीं, इसकी बात हमने नहीं करनी until and unless it is being asked। अगर पूछा ना जाए तो हमें इन सब बातों में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये बता देना है indirectly कि why these two even words जो हैं these are in use because of the like some of the political parties they were saying that 42nd amendment was not at all that necessary in relation to these two words, और उसके बिना भी हम लोग फॉलो कर ही रहे थे। तो इस तरह से हम एक इनडायरेक्टली रेफरेंस देके अपनी बात को बोलेंगे, ना कि इतने क्रूड वर्ड्स जो है हम यूज करेंगे until and unless this is asked। अगर एक क्वेश्चन बनाया ही इस तरह से गया हो तब आप फिर डेफिनेटली तब आपको फिर वैसे ही आंसर करना पड़ेगा, राइट। एंड द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड टू द प्रियम्बल थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 जो कि आपकी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है। 44th अमेंडमेंट ने काफी सारी चेंजेस कर दी थी जो 42nd अमेंडमेंट ने लेके आई थी, उनको खत्म कर दिया था, लेकिन इस चेंज को उन्होंने खत्म नहीं किया और कोर्ट्स में भी हमेशा इस चीज को अपहेल्ड कर दिया गया है, बिकॉज जो चीज ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं उसको लेके अगर हम वर्ड्स भी प्रियम्बल में जोड़ देते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, इट्स ओके, राइट। इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो कि आज तक ऐसे ही इस चीज को इंटरप्रेट किया गया है। नाउ तो ये डाला गया which made wholesale changes to India's founding document while the जनता गवर्नमेंट reversed most of these changes 44th amendment 1978 में, लेकिन इस बात को उन्होंने चेंज नहीं किया, एज इट इज ही रहने दिया। सो प्रियम्बल एंड 42nd अमेंडमेंट। सो प्रियम्बल जो है ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये विजन स्टेटमेंट है टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफरेंट केसेस में जो कि इसमें डिस्कस किए हैं। सो पहला केस 1961 का बेरूबरी यूनियन केस है, की टू ओपन द माइंड ऑफ अ मेकर। तो वहां पे भी उन्होंने कहा कि प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये की टू द टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स, की जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है वो क्या चाहते थे, वो सब अगर हम जानना चाहते हैं कि उनका क्या आइडियोलॉजी थी, क्या वो सोच रहे थे, तो हमें प्रियम्बल से वो पढ़ना चाहिए। इन 1950 when the constitution was adopted preamble read, और उस टाइम पे डेफिनेटली ये वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में नहीं थे, राइट। सो we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दैट वुड सिक्योर टू ऑल। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रियम्बल आपको हमेशा बाय हार्ट लर्न करके रखना चाहिए। यू आर गोइंग टू बी वेरी सेफ फॉर योर प्रीलिम्स क्वेश्चंस एज वेल एज फॉर मेंस एंड इवन इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इजीली प्रियम्बल तो आपको आना ही चाहिए, आप उसको इजीली सुना पाए, ठीक है। Now 42nd अमेंडमेंट में ऑब्वियसली सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अब वहां पे वर्ड्स हमारे पास क्या आ गए, सॉवरेन के बाद सोशलिस्ट आ गया और सेकुलर वर्ड आ गया और इंटीग्रिटी वर्ड भी आगे जोड़ा टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्रेटर्निटी एज अ राइट व्हिच नाउ रीड्स एज एश्योरिंग डिग्निटी of the individual and the unity and integrity of the nation. So these were just a few of a whole host of changes made by 42nd amendment. 42nd amendment ने बहुत सारी changes की, उनमें से कुछ जो है वो यहाँ पे हैं and which introduced the chapter on fundamental duties। इसमें fundamental duties हमने ऐड करा, नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड करे, diluted the powers of judicial review को कम करने की कोशिश की और delimitation को हमने फ्रोज किया। That means 42nd अमेंडमेंट पे आपको क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर अलग से, इट कैन बी इन योर प्रीलिम्स एज वेल एज इन योर मेंस। तो 42nd अमेंडमेंट को बहुत अच्छे से फिर से आप पढ़ लो, मैक्सिमम चीजें यहाँ पे डिस्कस भी की गई है, लेकिन उसको और डिटेल में आप लर्न करके जाओगे। Now behind these changes reflected in Indira Gandhi's political objective during the emergency। So इस न्यूज में इन्होंने डिस्कस करने की कोशिश की है कि इंदिरा गांधी के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, तो हम उसको एग्जाम में फ्रॉम इंदिरा गांधी पर्सपेक्टिव तो ना पूछेंगे, ना हमें देने की जरूरत है, लेकिन इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें से अगर हमें कुछ भी पॉइंट मिल रहे हैं जो हम वहां पे कोट कर सकते हैं तो वो हम कर लेंगे, राइट। So, since 1950s, the tussle between parliament and judiciary had revolved around land reform. The political class saw courts upholding of fundamental rights, especially the right to property, as placing your individual rights over the collective rights of the people। क्योंकि obviously गवर्नमेंट चाहती थी कि थोड़ा सा पैसिफाई किया जाए सबको, और इस वजह से आपकी राइट टू प्रॉपर्टी को एज ए फंडामेंटल राइट हटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये था कि इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स जो है वो खराब ना हो, तो ये टसल चल रही थी। सो विद इंदिरा गांधी टेकिंग एन एक्सप्लिसिट लेफ्टवर्ड टर्न, शी नेशनलाइज्ड इन फैक्ट
नेशनलाइज किया इंदिरा गांधी ने 1969 में बैंक्स को, ठीक है, प्राइवेट कोर्स को खत्म किया 71 में, एंड रोम द विक्ट्री ऑफ लोकसभा पोल्स लेटर दिस ईयर, और गरीबी हटाओ ये दिया, और इस वजह से सोशलिस्ट वर्ड जो है इंपॉर्टेंट था, मे बी ये रीजन था कि उन्होंने सोशलिज्म वर्ड डाला। तो ये रीजन था या नहीं, बट ये इवेंट्स ध्यान रखनी है, इन इवेंट्स को लेके क्वेश्चन आ सकता है, और आप एक्सप्लेनेशन में डाल सकते हो कि व्हाट वाज द नीड ऑफ एडिंग दीज टर्म्स एट दैट टाइम। अगर आपसे पूछा जाए तो फिर आप इस रेफरेंस से बात कर सकते हो कि दैट वाज द सिनेरियो ऑफ दैट डे, मे बी द रीजन जस्टिफाइंग द चेंजेस और द एडिशन ऑफ दीज वर्ड्स इन द प्रीएम्बल। तो इस तरह से आप इसको हैंडल करोगे। And as the 42nd amendment statement of objects and reasons read, the addition was meant to make the directive principles more comprehensive and give them precedence। और जो गवर्नमेंट चाहती हुई थी कि आपकी डीपीएसपी ज्यादा स्ट्रांग हो, कि उसके बेसिस पे ही आपके लैंड रिलेटेड रिफॉर्म जो है वो कर सकती थी, और फंडामेंटल राइट्स को टेल करना चाहती थी। ये भी एक रीजन जो है वो दिया जा सकता है। So more comprehensive and give them precedence over those of fundamental rights which have been allowed to be relied upon the जो है upon to frustrate socio-economic reforms। तो socio-economic reforms के नाम पे ये उस टाइम पे मे बी शायद गवर्नमेंट ने किया, इस तरह से सोचा जा रहा है। हम कैसे यूज करेंगे, जैसा हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी हम इसको यूज करेंगे, अदरवाइज हम उस टाइम की सिचुएशन क्या थी उसके लिए ये सारे पॉइंट्स रेफर करेंगे। Now, the reason for adding secular to the preamble was not as explicitly spelled out, but it came at a time when भारतीय जनसंघ प्रिंसेस ऑफ बीजेपी was emerging। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि बीजेपी इमर्ज हो रही थी, तो बीजेपी थोड़ा सा टिल्ट वर्ड जो है वो हिंदुइज्म है, इसी वजह से जानबूझकर उस टाइम पे सेकुलर वर्ड जो है वो डाला गया। तो ये पॉलिटिकल बातें हम नहीं डिस्कस करेंगे, ना ही हम एग्जाम में डालने वाले हैं, दिस इज नन ऑफ आवर जॉब। लेकिन सिर्फ हम ये थोड़ा सा देख रहे हैं कि the founding father of our constitution and our country had intended Indian society to be secular and socialist, and all we are doing now is to incorporate them in the constitution itself, for they rightly deserve to be mentioned। बस ये हमारा जो व्यू पॉइंट है उस टाइम की पीएम का, लेकिन इसको हम अभी भी रेफर कर सकते हैं कि इस वजह से हमने सेकुलर वर्ड डाला। Integrity was brought into preamble at the time when India's political rhetoric and justification for imposing emergency centered around, और उस टाइम पे क्योंकि लोग बहुत खिलाफ थे इमरजेंसी के, इस वजह से उनको इंटेग्रिटी का एक पार्ट पढ़ाना था, मे बी शायद इसलिए डाला गया। अगेन मैं बोलूंगी इसमें हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, लेकिन हमने कोर्ट ने कैसे बोला और क्या बातें कही गई उसको सिर्फ हम रेफर करेंगे। When we talk of integrity, it is really the quality of the state of being undivided, whereas a nation is composed of people and a country, when we talk of the integrity of the country, we talk of maintaining the indivisibility of the country and along with the unity of the nation। बस ये आप टर्म जो है वो रेफर कर सकते हो, इनको कि हम अपने आंसर में डाल सकते हैं। So differences they made while symbolically the addition to preamble made no substantial changes in the constitution। इसी से सुप्रीम कोर्ट ने जो है बेरोबरी केस में कहा कि preamble is not a part of the constitution, चाहे इसका हिस्सा नहीं है, and it has never been regarded as a source। लेकिन secularism is a theme that permeates through the constitution in several other provisions। बहुत सारे प्रोविजंस में हमें सेकुलरिज्म नजर आता है, और आपको यही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा एक्चुअली कि कहाँ कहाँ पे आपको सेकुलरिज्म के प्रोविजन मिलते हैं, ये बहुत चांसेस आपको क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये हमारे पास ऑलरेडी है ही, राइट टू इक्वालिटी इंश्राइंड इन 14 आर्टिकल 15 जहां पे पॉलिसी टू प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन है हमारे पास, आर्टिकल 16 में गारंटी है इक्वालिटी टू द अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एंड ये सब चीजें हमें सेकुलरिज्म की तरफ ही जो है वो इशारा कर रही हैं। एंड दिस व्यू हैज रिपीटेडली बीन एम्फसाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी ये बात करी इवन बिफोर 42nd अमेंडमेंट ऑल्टर्ड द प्रीएम्बल, इससे पहले ही केशव नंदन भारती केस में ये सब बातें हमारी जुडिशरी भी कर चुकी है कि हमें कभी भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स के साथ जो है वो छेड़छाड़ नहीं करनी है। और देन इन द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द स्टेट जो है वो कहाँ पे आता है, अकॉर्डिंग टू विच स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, ये हम ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। 1994 में मुंबई रूलिंग में ये कहा सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट अगेन अपहेल्ड सेकुलरिज्म एज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका एक क्वेश्चन बनता है बेसिक फीचर पे, आपका एक क्वेश्चन बनता है कि कैसे कह सकते हो कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन your secularism and this socialism is there, already inherited, already being there, written in the constitution। क्या आप कह सकते हो 42nd अमेंडमेंट के बारे में? तो ये 2-3 क्वेश्चंस आपके, और
आपकी जो है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और प्रेम्बल को लेके एट डिफरेंट टाइम्स व्हाट आर द रूलिंग्स ऑफ योर सुप्रीम कोर्ट, जो भी हम कर रहे हैं। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस बहुत ही बर्निंग हो चुके हैं, वो मेंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। देन कंटिन्यू करते हैं। इन अदर लैंडमार्क केस दैट इज मनोरमा मिल्क वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, व्हिच इज आल्सो बेस्ड जो है मोर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेड ड्यूरिंग इमरजेंसी ही है। इसमें सोशलिज्म वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल फॉर द फ्रेमर एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डीपीएसपी, जो कि नॉन इन्फोर्सेबल है, तो इसकी बात की गई है। सो वी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट आवरसेल्फ इनटू सोशल स्टेट व्हिच कैरिड विद इट द ऑब्लिगेशन टू सिक्योर आवर पीपल जस्टिस, दैट इज सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये ऑलरेडी गिवन है। वी देयरफॉर पुट पार्ट 4 into a constitution containing DPSP. So नवंबर 2024 के अंदर टू बेंच जज आपकी दैट इज सीजीआई संजीव खन्ना ने डिसमिस किया रिट पिटीशन, जिन्होंने की चैलेंज किया था कि हमारे प्रेम्बल में सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म ना हो, तो उन्होंने इसको खत्म किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, दिस इज फाइन, हमें इन वर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑलरेडी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में implicated है. So the addition to the preamble have not restricted or impeded legislation or policies pursued by government, provided they did not infringe upon fundamental constitutional rights. ये words हमारे constitutional rights को बिल्कुल infringe नहीं करते, basic structure को खराब नहीं करते. So therefore we do not find any legitimate cause for challenging this constitutional amendment. तो इस वजह से कोई problem नहीं है, हम 42nd constitutional amendment के ये वाले part को कभी भी खत्म नहीं करेंगे। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। लेकिन इसमें से कैसे हमने कौन से पॉइंट्स को फोकस करना है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो मैंने अभी आपको सारा डिस्कस करा दिया है। नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिगार्डिंग योर GS2 इंटरनेशनल सिनेरियो को लेके है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको इसके बारे में पता जरूर होना चाहिए। तो ये है ऑन जून 25 सेक्रेटरी जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप that is Alien Berset and Ukraine President Zelensky signed an agreement to establish what they are calling special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. तो एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बिठाई है, राइट, और दिस इज विद योर काउंसिल ऑफ यूरोप के साथ। Now the aim is supposedly to hold accountable Russia's political and military leadership for allegedly using force in violation of the UN Charter. तो जो रशिया ने वायलेशन किया है UN Charter का और यूक्रेन पे हमला किया है उसके लिए। This move is just the latest in a series of anti-Russian legal stunts. Now originally Ukraine tried to push this so-called tribunal through United Nations. पहले United Nations के थ्रू ही ऐसे ट्रिब्यूनल बनाना चाहता था, but the efforts was largely ignored, unsurprisingly given its pseudo-legal foundation, क्योंकि in fact this is not the first time such overblown initiative have fallen flat. लेकिन यूएन ने इसको नहीं माना। Back in January 2024, International Court of Justice threw out Ukraine's accusation that Russia had violated International Convention on Terrorism, Financing and Regional Discrimination. इससे पहले भी आपकी जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यूक्रेन की इस बात को नहीं माना था, तो इस बात की डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है। इस वजह से अभी उन्होंने इसको सरपास करके यूरोपियन यूनियन के साथ जो है वे अलग से कोशिश की है ट्रिब्यूनल बनाने की। Now to anyone outside the echo chamber of European politics, this whole idea seems illusional, but it is clearly designed to stroke fear among Europeans about non-existence of Russian threat. So अब इसको लेके आगे जो हमने थोड़ी बात और करनी है वो ये है कि let us not forget that according to UN Charter only Security Council has the authority to determine whether an act of aggression has occurred and to impose sanction. ये पार ऑलरेडी सिक्योरिटी काउंसिल की है। तो हमारे लिए न्यूज कैसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा एफर्ट किया गया बाय यूक्रेन और कैसे ये एक्चुअली इन्फ्रिंजमेंट है ऑफ यूएन डिसीजन, और यूएन में ऑलरेडी ये सारा काम सिक्योरिटी काउंसिल करती है, तो इस तरह की ट्रिब्यूनल्स की कोई वैल्यू नहीं है। बस इतना ही हमने ध्यान देना है, बाकी और इस न्यूज में इतना ज्यादा नहीं है। सो दिस इज द नो हाउ कि व्हाट इज हैपनिंग, और आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, दैट देयर इज समथिंग लाइक स्पेशल ट्रिब्यूनल फॉर क्राइम ऑफ अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, और ये किसके साथ की गई है, दैट इज विद द काउंसिल ऑफ यूरोप, और ये इनफैक्ट यूएन के साथ जो है वो अलाइन नहीं करती है। सो इतना ही सिर्फ आपको इस न्यूज के बारे में जानना है, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने डिस्कस करी, और आई होप आप अच्छे से कर पा रहे हो। सॉफ्ट कॉपीज भी आप टेलीग्राम चैनल से ले रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन।